नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है खोखले रिश्ते। आरती काम निपटा कर बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से निर्मला चाची का फ़ोन था। बिटिया, अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से, बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम भी कोई जवान तो हो नहीं रहे हैं, अब उनका करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। आरती बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं, बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते हैं। आरती और उसका छोटा भाई प्रतीक दिल्ली में रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले प्रतीक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर प्रतीक को दे दिया था। कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखकर। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था, जब तक जीवित थे तब तक के लिए। आरती को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहाँ पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। दोनों चाचियाँ भी ध्यान रखती थी। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मज़े से चल रही थी। रविवार को आरती और प्रतीक का ही कार्यक्रम बन पाया मेरठ जाने का। आरती के पति रमेश एक व्यस्त डॉक्टर हैं, महीने की लाखों की कमाई है उनकी। इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। मरीजों की बीमारी न रविवार देखती है न सोमवार। प्रतीक की पत्नी समिता की अपनी जिंदगी है, उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना है उसका। इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर आरती को लगा प्रतीक कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वह बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, उम्र हो रही है, थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। प्रतीक खींचते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाचा जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई। 2-4 साल और रख लेते तो। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसे में अपने नाम करवा लिया तीसरा हिस्सा। आरती शांत करने की मनसा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्रतीक उत्तेजित हो गया, बोला, दीदी तेरे लिए यह सब कहना बहुत आसान है, 3 कमरों के फ्लैट में कहाँ रखूंगा उन्हें। समिता से किटकिट रहेगी सो अलग, उसने तो साफ मना कर दिया है, वह बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगने तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पर क्यों पीछे हट जाती हैं। आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? इतनी बड़ी कोठी है, जीजा जी के लाखों की कमाई है। आरती को प्रतीक का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप निसंकोच फ़ोन कर देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय थोड़ा हाथ तंग है, नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास, और फिर कभी भटका भी नहीं उनकी सुध लेने। आरती ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आई, इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोली, पहले फ़ोन करवा देते तो पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, क्या परेशान करता, वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। आरती और प्रतीक निर्मला चाची से विदा ले बाबूजी को अपने साथ लेकर चल दिए। रास्ते भर प्रतीक ने बाबूजी से एक बार भी बात नहीं की, जैसे उसे डर लग रहा था कि कहीं दीदी बाबूजी को मेरे साथ ना भेज दे। बस बाबूजी ने बहू के बारे में और प्रतीक के काम के बारे में पूछा। प्रतीक ने उतना ही जवाब दिया और चुपचाप अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया। स्टेशन से आरती और प्रतीक अपने अपने रास्ते हो लिए। आरती बाबूजी को लेकर अपने घर पहुंची।
बच्चे बाबूजी को देखकर बहुत खुश हुए। मैंने बाबूजी को खाना खिलाकर उन्हें दवाई देकर उनके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया और डॉक्टर साहब का इंतज़ार करने लगी। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आए। तब तक बच्चे और बाबूजी सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए आरती ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। प्रतीक का घर बहुत छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती। रमेश के एकदम तेवर बदल गए। वह सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी हैं। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया है, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले साहब ने कि पिता की करनी भी पड़ेगी। दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनभिज्ञ थी आरती। रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरे पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना सा स्थान भी नहीं है? रमेश के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वह लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है तो पैसा देता है ठीक होने के लिए, मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। यह व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। यह मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को अपने भाई के घर छोड़ आओ। आरती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वह इतनी इज्जत करती है वे ऐसा बोल सकते हैं? क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर रमेश ने यह कहकर छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आराम से घर रहकर बच्चों की देखभाल करो। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते उसके पास, या 10 साल से घर में सारा दिन काम करने के बदले में पैसों की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते कि पिताजी की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाज़त नहीं थी। भाई से भी मन कर रहा था कह दे, शादी में जो खर्च हुआ था वह निकाल कर जो बचता है उसका आधा आधा कर दे। कम से कम पिता इज्जत से तो जी पाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जवाब कुछ न कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इन सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढोने मुश्किल हो जाएंगे। सामने तस्वीर में से झांकती 2 जोड़ी आंखें जिह्वा पर ताला डाल रही थी। अगले दिन रमेश के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर आरती बाबूजी के पास पहुंची तो वे सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मेरे कारण अपनी गृहस्थी मत खराब कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, कितने नहीं। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात कर ली है। जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मुझे वे लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहाँ छोड़ा और निश्चित होकर अपनी गृहस्थी संभाल। आरती समझ गई बाबूजी की देह कमज़ोर हो गई है, दिमाग नहीं। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए पते पर उन्हें छोड़ने चल दी। नज़रें नहीं मिला पा रही थी, न कुछ बोलते बन पा रहा था, बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बाबूजी ने ही उसका हाथ दबाते हुए कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच खुश रहूँगा। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हुए। आरती का न किसी से बोलने का मन कर रहा था, न कुछ खाने का। फ़ोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कैसे हैं। इतनी ग्लानि हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। वृद्धाश्रम से ही फ़ोन आ गया कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे, 8-9 बजे तक आ जाएंगे। रमेश तो आते ही 10 बजे तक हैं। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी को सूचना भी क्या देना। प्रतीक ऑफिस चला गया होगा, बेकार छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर अविरल अश्रुधारा बहती रही। कहना मुश्किल था पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर। आखिरी समय में पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई।
3 दिन, केवल 3 दिन रमेश ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वह हृदय से रमेश को परमेश्वर मान लेती। वृद्धा आश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकताएं पूर्ण की। वह बोल रहे थे, इनके बहू बेटा और दामाद भी हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से उनको भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। वह कुछ संभल चुकी थी, बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, न बहू न बेटा और न दामाद, बस एक बेटी है, वह भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपनी ही धुन में बोल रहे थे। परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। आरती सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था। इन खोखले रिश्तों की सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा अशांत होगी। हाँ, परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे कि किसी तरह वह बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। दोस्तों, प्रतीक जैसे बेटों को तो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या रमेश जैसे व्यक्ति को भी माफ़ किया जा सकता है? क्या बहू की सिर्फ जिम्मेदारी होती है सास ससुर की सेवा करने की? दामाद का कोई फ़र्ज नहीं होता है अपने सास ससुर के प्रति? रमेश ने बिना यह सोचे कि एक बेटी के दिल पर क्या बीतेगी अपना फैसला सुना दिया। जितना बहू बेटे का फ़र्ज होता है माता पिता की सेवा करने का, उतना ही अधिकार और फ़र्ज बेटी का भी होता है अपने माता पिता की सेवा करने का। और इसमें हर दामाद को अपने सास ससुर की सेवा करने में सहयोग करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।